वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसकी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इक्विलिब्रिया की बात करेंगे आज, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम यूजुअली रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को आप डालते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको आप कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं अगर उनको ज़रूरत हो, टेम्परेचर की कंडीशंस देते हैं और प्रेशर की कंडीशंस देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1 एटमॉस्फेयर, तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। इसकी मिसाल देखनी है तो ये एक हमारे पास ईथीन का मॉलिक्यूल है, ईथीन का। इट्स एन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यहाँ आप इस केस में देखेंगे तो ये इथीन इसका नाम है। यहाँ पे आप इसको अगर इसमें हाइड्रोजनेशन करवाना चाहें, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो आपको कैटलिस्ट की कंडीशन देनी पड़ती है। निकल का 200 डिग्री के करीब टेम्परेचर रखना पड़ता है, तो फिर जाकर ये इथीन से इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड, और वो तोड़कर जो हाइड्रोजन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूटने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज़ हुआ, वो हर हाइड्रोजन जो है वो एक अपने पास ले जाएगी और उसको इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड कर लेगी। ये है इसके पीछे लॉजिक। अब बात यह है कि इथीन से इथेन बन गया, डबल बॉन्ड टूट गया। अब इथेन को अगर आप वापस इथीन में लाना चाहें विद द रिलीज़ ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या ये मुमकिन है? हर रिएक्शन के केस में तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल सिस्टम होना ज़रूरी है। ऑटो पे लगने के लिए सिस्टम को एनर्जेटिकली फेवरेबल होना ज़रूरी है। अब यहाँ अनसैचुरेशन से आप सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं, ये तो एक नेचुरल फ्लो है। लेकिन अगर आपने सैचुरेशन से वापस अनसैचुरेशन की तरफ आना है तो दिस इज़ नॉट अ नेचुरल फ़्लो। यहाँ पे आपको एक ये हाइड्रोजन जो अब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है, इसको यहाँ से ये अब एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया है। इथीन वाज नॉट दैट स्टेबल बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन, बट दिस इज़ अ स्टेबल स्पीशीज़। दिस इज़ नॉट गोइंग टू रीजनरेट and break up into its reactive ingredients. This reaction cannot be a reversible reaction at any cost. इसी तरह से ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन मिला ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अभी ऑक्सीडेशन हो गई है कार्बन की। कार्बन यहाँ पे ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चला गया, प्लस इसमें +4 में विद द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी बॉन्ड सिमेट्री है। कार्बन इज़ सेंट्रल, ऑक्सीजन इसके कॉर्नर्स पे और डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 6 and 8। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ गया, कार्बन ने सेंट्रल पोजीशन ले ली, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ इसमें एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी स्पीशी स्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसके पास जगह मौजूद है किसी से मिलके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। बॉन्डिंग में जाना ज़रूरी होता है एलिमेंटल फॉर्म में। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुई कार्बन की, यहाँ ये स्टेबल हो गया आके, डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो गया। अब यहाँ से आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस तोड़कर आप जो है इसकी रिडक्शन करवाएं, वापस इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किए हैं वापस इसमें डाल के इसको ज़ीरो में ले जाएं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एनर्जेटिकली फेवरेबल। नाउ इट इज़ इन अ बेटर पोजीशन कार्बन, इट वॉन्ट अलाउ इट सेल्फ टू बी डिस्टर्ब येट अगेन। दिस रिएक्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी रिवर्स। रिएक्शन जो है ये वापस नहीं जाएगा। अब हम एक और रिएक्शन लिखते हैं। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, और ये यहाँ पे मिलके सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुए। इन द ड्यू प्रोसेस हुआ क्या, सोडियम जो है वो
आइंस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव आइंस में विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है इसने ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बन गया और फिर ये बॉन्ड NaCl बन गया। यहाँ ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, यहाँ ये +1 और -1 में चले गए। ये एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इसको होल्ड किया। अब यहाँ पे अगर आप इसको तोड़वा के वापस इसके रेडिकल्स में लाना चाहें एलिमेंटल फॉर्म में तो आप इसको ला सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? अब अगर इसको आप चाहें कि ये रिवर्स हो तो ये रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि अब ये अपने फुल ऑक्टेट और डुप्लेट के साथ हैं। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने होल्ड किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़र था, एनर्जेटिकली फेवरेबल था उसको कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और आयोनाइज हो जाए पॉजिटिव आइंस में। और ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए ज़रूरी था अपना ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसको आप यहाँ इस तरह सिंपल तोड़वा के वापस चाहें कि ये आ जाएं अपने वापस रेडिकल्स में, एलिमेंटल स्टेट में ये नहीं आएंगे। दिस रिएक्शन इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अगर हम देखें, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एन अमोनिया। नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टेट में है, स्टेबल है। हाइड्रोजन ऑलरेडी मॉलिक्यूलर स्टेट में है, स्टेबल है। आपने अमोनिया फॉर्म कराई, आपने यहाँ पे एनर्जी का इनपुट दिया, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, यानी कि यू हैव टू प्रोवाइड देम हीट सो दैट देयर इनिशियल नाइट्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेकन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। यहाँ पे आपने जब सिस्टम को एनर्जी दी, वायबल बनाया, तो जब वायबल हो गया तो फिर ये सेल्फ सस्टेनेबल भी होने की चांस रखता है, क्योंकि ये जो स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पे है अब ये रिलीज़ कर देगा और यहाँ पे फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिलीज़ हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसी ना किसी पॉइंट पे आके जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा, ऑटो एडजस्ट कर लेगा। ऑटो एडजस्ट करने के नतीजे में एनर्जी की जो है वो बैलेंसिंग हो जाएगी, खुद करेगा ये बैलेंस, और ये NH3 से फिर ये वापस इसमें भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने इनिशिएट किया रिएक्शन को। तो जब भी आपको खुद रिएक्शन को इनिशिएट करना हो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या प्रेशर की वेरिएशंस प्रोवाइड करके या किसी सूटेबल कैटलिस्ट को डाल के, आपने ख़ुद उसको इंसाइट कराया रिएक्शन को, जो कि एक नेचुरल अफिनिटी में एज सच नहीं था, क्योंकि ये दोनों सेल्फ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेबल हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जब आपने उसको खुद इनिशिएट कराना है तो फिर दिस इज़ हाईली लाइकली दैट द रिएक्शन इज़ गोइंग टू बिकम रिवर्स, क्योंकि जो स्टोर्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं उसके पास, वो फोटॉन्स, उनको वो फिर रिलीज़ भी करेगा और वापस रिएक्टेंट्स में टूटेगा और ये फिर आपस में कंबाइन होके उस एनर्जी की रिलीज़ को कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो है इनिशिएशन का, ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाने के लिए या उसके रिवर्सिबल होने के लिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस अगर आप सादा लफ्ज़ों में देखें, जब बाय डेफिनेशन देखें, तो वो रिएक्शंस हैं जो फॉरवर्ड भी टेक प्लेस करते हैं और रिवर्स भी। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में। बोथ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये काम होता रहेगा। रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। इनिशिएशन करवाना ज़रूरी है। हीट का सोर्स एक्सटर्नली अप्लाई करा के आपने रिएक्शन को फोर्स किया टू टेक प्लेस, then it's going to auto adjust in the form of energy, and then it's going to move in forward direction, and a time will come when it's going to start, then the products will start to convert into reactants. Such reactions are called reversible reactions. इसी तरह से डाइसोसिएशन रिएक्शंस हैं, आपको एनर्जी इनिशियली प्रोवाइड करनी पड़ती है इनको तोड़ने के लिए। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपने खुद एनर्जी प्रोवाइड की, डाइसोसिएट किया, तो फिर अगेन वही पॉसिबिलिटी है और होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं ये भी किसी टाइम पे आके मिलके वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो एक ऑटो एडजस्टेबल सिस्टम डेवलप होता चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ इस बुक में एग्जांपल हैं, हाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के पानी को आपने अभी हमने ये बात पिछले लेक्चर में भी किसी की थी कि जो हाइड्रेट होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है, सॉल्ट है, इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल लग जाए, यानी वाटर में सोक्ड, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि ये इस सॉल्ट के ज़र्रात के साथ पानी मौजूद है। तो यहाँ पे जो पानी है इसको आप एनहाइड्रस करा सकते हैं।
एवेपोरेट करा सकते हैं, हीट देनी पड़ेगी, तब ही ये अलहदा खुश्क होगा। तो जब ये पानी अलहदा हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्ट, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको आप रिवर्स फॉर्म में ला सकते हैं। पानी और कॉपर सल्फेट दोबारा मिलकर, अगर पानी वहाँ प्रॉक्सिमिटी में मौजूद है तो यानी आपने इसको हवा में छोड़ दिया है या वेपराइज्ड कंडीशन में या थोड़ी सी वेट कंडीशंस में, तो ये फिर रिवर्सिबल हो जाएगा। टर्म है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितनी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं, अब एक टर्म है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि एक दफ़ा आपने उसको इनिशिएट करा दिया, इनिशियली कंडीशंस जो भी टेम्परेचर और प्रेशर की थी वो उसको दे दी। ये जो बॉर्न हेबर प्रोसेस है, अमोनिया की फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसको हम एज अ एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं समझने के लिए, समझाने के लिए। हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है हाइड्रोजन R6, हाइड्रोजन R6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। अब यहाँ पे ये जो बॉर्न हेबर प्रोसेस है, यहाँ पे आपने एक दफ़ा इनिशियल कंडीशंस जो भी रिक्वायर्ड थी इस रिएक्शन की, वो आपने इसको प्रोवाइड कर दी, यानी 400 डिग्री C टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, टेक प्लेस करने के लिए। इसके अलावा 280 m एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, 280 m एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रोवाइड कर दी, और एक कैटलिस्ट भी डाल दिया, क्योंकि ये मैंने आपको बताया नेचुरल एक्सफिनिटी नहीं है और आपने इनिशिएट करना है रिएक्शन को। जब आपने रिएक्शन को इनिशिएट करना है तो उसके बाद वो फिर प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो वापस जो है स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए जो है वो दोबारा प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स में टूटेंगी, बहरहाल इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को। तो यहाँ पे फिर ये जो है ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो जब ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, यानी एक मखसूस अमाउंट रिएक्टेंट्स के मिलके प्रोडक्ट्स कन्वर्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर वो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर 2 मोल्स बन गए। तो 2 मोल्स बनने के बाद फिर ये खुद ही 1 मोल इनका जनरेट कर देगा, फिर एक मोल इनका जनरेट हुआ, ये मिलके फिर 1 मज़ीद मोल अमोनिया का। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट, खुद ये ऑटो एडजस्ट करते चले जाएंगे खुद ही। तो इस तरह से ये डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसको आप तभी ख़राब कर सकते हैं जब आप फिर से एक्सटर्नली इंट्रूड करें और या रिएक्टेंट्स की तादाद बढ़ा दें या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो फिर वो अगेन वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एक दफ़ा फिर डिस्टर्ब होगा और अगेन फिर अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा, तो सिस्टम ऑटो पे लग जाएगा। तो इस ऑटो पे लगने वाले सिस्टम को हम साइंटिफिक टर्म में या केमिकल टर्म्स में कहते हैं कि अब आप स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। रिएक्शन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस in both directions, certain amount of product will be formed and then that product is going to yield reactants। जितनी reactants product में कंज्यूम होगी उतनी ही product जो है वापस फिर reactants में कन्वर्ट होगी। conditions of the reactions, nature of the reactions पे ये डिपेंड करता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट किस टाइम पे आएगा, लेकिन डेफिनेटली डायनामिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक अच्छी एग्जांपल है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की इसने मिसाल दी है। वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आप गुजार के इसको आप तोड़कर इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हाइड्रोजन और वाटर में तोड़ सकते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, जिसमें रिडक्शन भी होगी। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे ये चांस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कि वो रिवर्सिबल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये अब इलेक्ट्रिक करंट आपने क्योंकि प्रोवाइड किया, अगेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया लाइसिस करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए। फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर उस रिएक्शन चैम्बर में इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं तो फिर जो है अब डिज़ोल्व नहीं हुए, एब्जॉर्ब नहीं हुए, कंज्यूम नहीं हो गए, तो फिर इलेक्ट्रो बैटरीज़ में नेचुरल फ्लो चलता रहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और पानी जो है उसकी मेक एंड ब्रेक रहती है। और अगर वो बैटरी के सेल्स ठीक हैं यानी उसके इलेक्ट्रोड्स, तो फिर वो ये पानी उसमें एक्सटर्नली भी फिर डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा आपने पानी डाल दिया, लाइसिस हो गया, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर फिर वाटर बनती चली गई और वो बैटरी का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कंटिन्यूटी में रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसके इलेक्ट्रोड्स
या डैमेज हो गए हैं या वीक हो गए हैं या कंज्यूम हो गए हैं। ये भी जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर आपने इसकी कंडीशंस को चेंज करना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को अगर आपने डिस्टर्ब करना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को अगर आपने डिस्टर्ब करना है तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, किसकी, या रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा प्रेशर, अगर गैसेस हैं तो प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात है अमोनिया की सिंथेसिस में। और टेम्परेचर भी वेरी किया जा सकता है। टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ करेगा। उसके रिज़ल्ट में जो है वो बॉन्ड्स की मेकिंग और ब्रेकिंग जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम करेंगे तो कम हो जाएगी। अगेन डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट को हमने डिस्टर्ब किया अपनी मर्ज़ी की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लाने के लिए। और कैटलिस्ट का इस्तेमाल हम हमेशा से करते चले आए हैं। ये लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को और रिएक्शन को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन या स्मूथ कर देता है। उसको हेल्प आउट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को जल्दी अचीव करने के लिए। तो ये बात है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, इस काम के लिए एनर्जी चाहिए हीट। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे इसको तोड़ना है, यहाँ टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा रिवर्स रिएक्शन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो यहाँ रेस करना पड़ेगा टेम्परेचर को फॉरवर्ड रिएक्शन, या रिएक्शन की केमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ आपको इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा यही काम करवाने के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। प्रेशर की बात करें, अब गैसेस हैं, ये भी गैसेस हैं, इसी को देख लें। या अगर आपने कोई और देखना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से चले रिएक्शन है टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब यहाँ पे आपने एक दफ़ा तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी, ये NO बन गया। यहाँ पे तो आपने प्रेशर जो है बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने के नतीजे में आपको फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशिएट होगा, क्योंकि ये गैसेस हैं और ये प्रेशर को अब रिलीज़ करने के लिए NO बनाएंगी। और अगर आपने रिवर्स रिएक्शन करवाना है तो प्रेशर को रिलीज़ करना पड़ेगा, फिर ये NO की डाइसोसिएशन पॉसिबल हो जाएगी ज़्यादा। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और बैक रिएक्शन को दोनों को, ये एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल है। ये बस एक पुश प्रोवाइड करता है ताकि वो जो स्पीशीज़ हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर लें। मिसाल यहाँ दी गई है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, PCl5 की डाइसोसिएशन कैटलिस्ट की मौजूदगी में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की जो डायनामिक्स हैं ये इक्वेट हो जाएंगी। ये ये एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम जो है वो जल्दी बन जाएगा और जो है वो प्रोडक्ट्स की यील्ड और प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स की यील्ड जो है ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है कैटलिस्ट का मोर देन एनीथिंग एल्स। एस्टरिफिकेशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है और ये हमारी बॉडी में भी होती है एस्टरिफिकेशन, और ये लिपिड्स की चेन लेयर फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ भी ये भी रिवर्सिबल है क्योंकि ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये ईस्टर की फॉर्म में, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये आप इसका भी लाइसिस होगा, ब्रेकअप होगा यहाँ पे, तो ये दोबारा अपने रिएक्टिव लाइसिस कहाँ से होगा, यहाँ से, ये वाला हिस्सा टूट के CH3O, तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कहीं से आप इसको जो है वो प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नल सोर्स प्रोटॉन का जो कि एसिड से आएगा, तो फिर ये दोबारा CH3OH और ये CH3, यानी कि फिर यहाँ कैटलिस्ट के एडिशन ने रिवर्सिबल रिएक्शन को स्ट्रीमलाइन किया और इनिशिएट भी किया। तो जो कैटलिस्ट है वो स्ट्रीमलाइन करता है और रिवर्सिबल रिएक्शन को इनिशिएट करने में भी जो कमी बेशी है उसको पूरा करता है। जैसे कि इस एग्जांपल से हमें यह पता लगा कि जब इसका लाइसिस करा के आपने रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाना है तो एक हाइड्रोजन की कमी है, वो आपको कैटलिस्ट की फॉर्म में इसको देनी पड़ेगी। फिर ये सिस्टम ऑटो पे लग जाएगा
तो कैटलिस्ट जो है जहाँ स्टेबलाइजेशन का फैक्टर अदा करता है एक्टिवेशन एनर्जी को अबूर करने के लिए जल्दी से, और तो वहाँ पे ये इनिशिएशन का काम भी करता है, यानी रिवर्स रिएक्शन को इनिशिएट कराने में भी इसका एक किरदार है। जहाँ पे किसी भी इंग्रेडिएंट की कमी है उसको ये पूरा करेगा और ख़ुद ये रिकवर हो जाएगा लास्ट में, इसीलिए इसको कैटलिस्ट कहते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं अब इसकी, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी हाई हैं, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम विल अटेन सून। पार्ट 2 पे चलते हैं, प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे स्टेबल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ आपको इनिशियल स्पार्क प्रोवाइड करना पड़ेगा जो थंडरिंग देगी, लाइटनिंग। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, कई किस्म के फॉर्म हो सकते हैं, N2O इनका मिक्सचर भी फॉर्म हो सकता है, N2O5 क्योंकि नाइट्रोजन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। जहाँ वाटर भी इन्वॉल्व किया हुआ है वहाँ वाटर की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसको लाइसिस के लिए लाइटनिंग की ज़रूरत तो है, लेकिन लाइसिस के बाद वो नाइट्रोजन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, ये कोई नेसेसिटी नहीं है इनको। ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर लाइसिस के बाद एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन से ही मिले, वो कई पाथवे से बहुत कुछ बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सेज एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्लेसेस 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन अ कंटेनर A and 1 mole of each of chlorine and PCl3 in container B. Both the containers were sealed, heated, and to same temperature to reach the state of equilibrium. Guess about the composition of the mixtures in both the containers. Container A में PCl5 है and 1 mole of Cl2 and PCl3 container B में है. Both the containers were sealed and heated to the same temperature. Guess about the composition. Both the containers will have same composition of mixtures. Container A will have more concentration of PCl3. Both the container will have 0 concentration of its reactants. अब बात ये है कि ये रिएक्शन इस तरह से है, PCl5 है, इसकी डाइसोसिएशन है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको अलहदा कंटेनर में रखा गया है तो ये PCl3 और PCl2 में तो टूट जाएगा, और अगर PCl3 और पार्ट 3 से डाइसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब वो कह रहा है कि इनको अलहदा चैम्बर में रखा गया है, 1 मोल इनका, इसको अलहदा चैम्बर में रखा गया है, तो एक टाइम आएगा कि ख़ुद ही सिस्टम ये अगर इधर से भी इधर चला जाए तो ये भी मुमकिन है, और इसको आपने इधर से लेके जाना है तो ये भी मुमकिन है।
अब ये पार्ट 3 कह रहा है कि इसको अलग कंटेनर में रखा गया है, PCl5 को, इन दो रिएक्टेंट्स को अलग कंटेनर में रखा गया है और फिर उनको हीट किया गया है कि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएं। जब वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया है सिस्टम, तो फिर यहाँ पे बोथ द कंटेनर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स की बात आएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, बोथ विल हैव द सेम कंपोजिशन, क्योंकि आपने उनको जनरेट, यहाँ से इधर को चले जाएं और इधर से इधर चले जाएं, दोनों कंडीशंस में आपने काम कर दिया अपने हिस्से का। अपने हिस्से का काम आपने क्या किया कि आपने उनको इनिशियल स्पार्क प्रोवाइड कर दिया और ऑटो पे लगा दिया। जब ऑटो पे लग गए हैं तो फिर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो खुद ही एडजस्ट होती चली जाएगी। पार्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 4 बात कर रहा है डाइसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। वो कह रहा है कि ये वाला रिएक्शन है, यहाँ आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉरवर्ड रिएक्शन कंडक्ट कराने के लिए, और उसके बाद एक टाइम आएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। कह रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम। चूज़ द कंडीशंस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। पार्ट 4 कैल्शियम कार्बोनेट के डाइसोसिएशन की बात कर रहा है। वो कह रहा है ये जो हमने CaO है इसको हासिल करना है मैक्सिमम। वो कह रहा है कि ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है। इनिशियली तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसकी डाइसोसिएशन के लिए, लेकिन एवेंचुअली ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। जब ये ऑटो पे लग जाएगा तो फिर ये एक्सोथर्मिक इन नेचर ही होगा। और अगर एक्सोथर्मिक इन नेचर कंसीडर करना है तो फिर इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कूलिंग इफेक्ट देना पड़ेगा। कूलिंग इफेक्ट अगर आप इसको ओपन में देंगे तो ऑक्सीजन से इंटरेक्शन पॉसिबल है, फ़िज़ा में मौजूद नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो कुछ और भी बनेगा साथ बाई प्रोडक्ट्स। तो क्लोज्ड वेसल में आप इसको फिर करें कूल, तो यानी कि इसकी एनर्जी जो है उसको आप एक्सट्रैक्ट करें, रिलीज़ करवाएं, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कराएं उससे, ताकि जो है वो उसकी एक्सोथर्मिक नेचर जो है वो कर्टेल हो और वो ज़्यादा क्वांटिटी हमें दे कैल्शियम ऑक्साइड की।
अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। वो कह रहा है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की डाइसोसिएशन की बात कर रहा है। कह रहा है इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनिशियली तो ये एंडोथर्मिक है। कैल्शियम कार्बोनेट की डाइसोसिएशन इज़ एन एंडोथर्मिक फिनोमिनम, लेकिन जब ये कुछ प्रोडक्ट्स बन जाएंगी तो फिर जब ये मिल के वापस दोबारा CaCO3 में आएगा तो फिर ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा इन नेचर। ओवरऑल फिर हीट चेंज की बात करेंगे तो फिर ये -H पे किसी पॉइंट पे आके चली जाएगी। तो हमने वो कह रहा है कि CaO के आपने मैक्सिमम क्वांटिटी हासिल करनी है तो क्या करेंगे, फिर आपने रिवर्स रिएक्शन नहीं होने देना, फिर आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी है मैक्सिमम, ताकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ ही जाए और ये डाइसोसिएशन ही रहे, ये मिल के वापस प्रोडक्ट्स ये मिल के वापस रिएक्टेंट्स ना बने और कूलिंग इफेक्ट जनरेट ना कर पाएँ। तो इसके लिए आपको फिर हीट देनी पड़ेगी। क्लोज्ड वेसल में देंगे तो एक्सटर्नल साइड रिएक्शन से बच जाएंगे। ए इसका करेक्ट आंसर है। What conditions should be met for reversible reaction to achieve the state of equilibrium? Part 5 says what conditions should be met for reversible reaction to achieve the state of equilibrium? The concentrations जब constant हो जाएंगी products और reactants की, Part 5 says कि reversible reactions की क्या conditions हैं। All reactants should be converted to products। अगर all reactants products में convert हो जाएंगे तो ये नहीं है। 50% ऑफ रिएक्टेंट्स अगर सारे ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर व्हाट कंडीशंस शुड बी मेट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम। इसकी कंडीशंस की बात कर, रिएक्टेंट्स अगर सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं तो उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन इनिशिएट होना ये ज़रूरी नहीं है। 50% के करीब हो जाएं ये भी ज़रूरी नहीं है, इससे कम पे भी वो इनिशियली तो ये एनर्जी चेंजेस की बात है। उसने एनर्जी को बैलेंस आउट करना है, एक्सो और एंडो को बैलेंस आउट करना है उसने। तो इसलिए ये तो हर रिएक्शन की अलग डायनामिक्स पे बात होगी। एक्सो और एंडो की वेरिएशन हर की अपनी हैं, कहीं पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इनिशिएट कराने के लिए, कहीं पे कम देनी पड़ती है, तो फिर वो ऑटो एडजस्ट खुद करता है एज़ पर द कंडीशंस। यहाँ जो ओवरऑल जब बात करनी है तो फिर कांस्टेंट की बात करेंगे, यानी पार्ट सी। जब कांस्टेंट हो जाएंगी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम अब डायनामिक इक्विलिब्रियम पे पहुँच गया है। वाई द गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स में प्रेशर में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अंडर प्रेशर अब वाटर में उन्होंने डिज़ोल्व कराई होती है। तो ये इसका पार्ट सी है। बिकॉज द गैस इज़ डिज़ोल्व अंडर हाई प्रेशर हैंस इट कम्स आउट व्हेन प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड। इसका सिंपल है पार्ट सी। पार्ट 7 says the following reaction is performed in a closed vessel। अगेन कैल्शियम कार्बोनेट के डाइसोसिएशन की बात कर रहा है CaO में और CO2 में। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टिव इफ़ यू इंक्रीज़ द प्रेशर। प्रेशर आप अगर इंक्रीज़ करेंगे तो फिर ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये फिर एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाएंगे और रिएक्टर्स की तरफ वापस जाएंगे उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो यहाँ पे फेवर्ड होगा। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वॉल्वमेंट है। तो प्रेशर के इंक्रीज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे है, तो फिर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड से ज़्यादा इंटरेक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म करेगी। पार्ट 8 says when a reaction will become a reversible one। रिवर्सिबल रिएक्शन तब होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कंपेरेबल है, तब ही वो रिवर्स करेगा। कंपेरेबल होना ज़रूरी है क्योंकि ये इस तरह से होना, ये यहाँ रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट्स हैं,
फिर ही ये एक्टिवेशन एनर्जी का जब ये अबूर कर लेगा तो फिर ये वापस यहाँ से होता हुआ आ जाएगा, क्योंकि जितना सिस्टम ने एनर्जी को कंज्यूम किया उतनी ही फिर वापस रिलीज़ होगी। अगर ये बैलेंस आउट हो जाएगा तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन की डायनामिक्स बैडली डिस्टरप्ट हो जाएंगी। इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन यूज़फुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन अ लार्ज स्केल? यस, इट इज़ यूज़फुल। आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, कम ज़्यादा करते चले जाएंगे, तो आपको अपनी मर्ज़ी के टारगेट्स अचीव होते चले जाएंगे। Part 10 says what will happen to the concentrations of the products if a reversible reaction at equilibrium is not disturbed? तो ये कांस्टेंट रहेंगी। अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो फिर कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है रिएक्शन हैज़ ceased to exist now after attaining equilibrium, और डायनामिक का मतलब यह है कि वो कंटिन्यूस फ्लो में है, कभी फॉरवर्ड से रिवर्स में और कभी रिवर्स से फॉरवर्ड में। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की टर्म हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टैटिक की थोड़ी सी लेस रेलिवेंट है। ये पार्ट 2 है। इट सेज कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस इन द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर विल हैव वेरी लेस और इग्नोरेबल इफेक्ट। टेम्परेचर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस वो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो डिस्टर्ब कर सकता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन वो एक यानी कि आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो सिस्टम है वो वायबल टू कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो है इलेक्ट्रोलिसिस, इस सिर्फ रिएक्शन डायनामिक्स की बात करें तो टेम्परेचर विल हैव अ नेग्लिजिबल इफेक्ट, या ना होने के बराबर इफेक्ट है। टेम्परेचर इज़ इररेलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलिसिस। अब बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है ओवर हीट होकर, तो ये यही होगा कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो अपना फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और जो है वो उनकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बैडली डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो सीज़ हो जाएगा अकरेंस से, अगर टेम्परेचर कंटिन्यू करता रहे राइज़ करने से, तो वो ऑटो पायलट पे होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिजली की कंडक्शन है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो टेम्परेचर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है, ना कि इलेक्ट्रोलिसिस को। हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन? मैक्सिमम यील्ड अगर आपने लेनी है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं किसी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। टेम्परेचर की वेरिएशन करके भी कर सकते हैं, प्रेशर की वेरिएशन करके भी कर सकते हैं, कैटलिस्ट के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं, और इन सब को मिला के भी कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन? लोअर करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को और वो टेम्परेचर बढ़ाए, यही काम करना पड़ेगा। इन चारों कामों में से कोई एक या चारों मिला के करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर? ये है रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड NO बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो ये एक नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है NO नेचर का। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंक्रीज़ करेंगे अगर आप प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से ये गैसेस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, वाई आर सम रिएक्शंस इरिवर्सिबल? इसकी बात मैं कर चुका हूँ शुरू में ही। पार्ट 2 सेज वाई आर कंबस्शन रिएक्शंस इरिवर्सिबल? कंबस्शन रिएक्शंस आर सब्जेक्टेड टू द लॉस ऑफ हीट। ये एनर्जी कहाँ से रिकवर होगी? ये तो सिस्टम को चली जाएगी, सराउंडिंग्स को। कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा? इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल अगर आपने करना है तो अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए, ये वैसे तो इरिवर्सिबल है। अगर आपने इसको इरिवर्सिबल होने से रोकना है तो आप उसको स्टॉप कर दें उस पॉइंट पे, जब वो जिस पॉइंट पे हमें अंदाज़ा है कि अब इतनी रिएक्टर्स कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो गए हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो अब वहाँ स्टॉप कर दें तो ये रुक जाएगा। हाउ डू यू नो इफ़ अ रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और नॉट? ये रिएक्शन डायनामिक्स की बात है। रिएक्टिंग स्पीशीज़ कौन सी हैं और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रही हैं वो कौन सी हैं,
सिस्टम एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक इन नेचर है, सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, रिएक्टिंग स्पीशीज में नेचुरल अफिनिटी है बॉन्ड फॉर्म करने की या नहीं है। अगर उसमें है तो फिर वो वापस नहीं आएगा जल्दी। जैसे मैंने आपको आयन सोडियम आयंस की क्लोराइड आयन से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की बात की, ये स्टेबल है, ये आप इसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपने खुद इंसाइट कराया है रिएक्शन को एनर्जी दे के, तो फिर उसने एनर्जी जो आपने दी है उसको उसने ओवरकम भी करना है, काउंटर भी करना है, रिलीज़ भी करना है। तो फिर इस केस में ये रिवर्सिबल होगा। ये सॉलिड से लिक्विड और गैस में जाने की बात कर रहा है, कह रहा है कि टू फेज चेंजेस रिवर्सिबल, ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा मेल्टिंग, तो मेल्ट होकर ये वापस जो है लिक्विड से सॉलिड में जा सकता है, और ये जब जाएगा तो इसको आप कहेंगे कि ये फ्रीजिंग है। केमिकल प्रोसेसेस हैं, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो एवेपोरेशन है, और अगर गैस से लिक्विड में आ रहा है तो कंडेंसेशन है। तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ये हम इनको डिटेल में देख चुके हैं इस लेक्चर में, इनको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है।